हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि मैंने ब्रिटिश भारत में संविधान का विकास सीरीज स्टार्ट किया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी का शासन होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। लेकिन जब हमारे देश में क्या होगा कि 1857 की क्रांति होगी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसे कह सकते हैं आप, तो उसके बाद क्या होता है कि जो शासन है वो सीधा क्राउन के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट महारानी के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो जो क्राउन रूल होता है हमारे देश में, जैसा कि मैंने बताया था, कंपनी रूल 1773 से 1857 आप कह सकते हैं, 53 में लास्ट हो गया था, तो 1857 तक चला। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो उसके बाद क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है और 1858 आप कह सकते हैं से लेकर 1947 तक जो पढ़ेंगे हम लोग, इस समय जो संविधान का विकास हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल के अंडर। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संविधान का विकास हुआ। अब ये जो होगा 1858 से 1947 तक क्राउन के अंडर में। तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में है। 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद क्या, ब्रिटिश जो सरकार थी उसने बदलाव किया। तो जो बदलाव में प्रथम जो आया आदेश, मतलब आप कह सकते हैं, तो वो 1858 में आया। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। पहले शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब उसे समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करो। अब हो गया पावर सीधा क्राउन के पास चला गया। जितनी भी शक्तियाँ थी वो सीधा डायरेक्ट रूप से आप किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम वायसराय कर दिया गया, मतलब नाम बदल दिया गया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और उसके बाद 1858 में क्या होता है कि उसको वायसराय नाम बदल दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आइए थर्ड पॉइंट क्या कहता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसकी जगह सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव, एक पद का सृजन किया गया। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव जो बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत सचिव जिसे बनाया गया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मेंबर हुआ करता था। आप देखिए हमारे देश में क्या होता है कि एक सरकार है, तो सरकार है तो अलग अलग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री अलग अलग है, तो उसके रख रखाव के लिए, उसका मतलब संचालन करने के लिए अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया है। तो एक विदेश मंत्रालय होता है, विदेश मंत्री उसका होता है, एक सड़क परिवहन है। तो उसी प्रकार भारत का शासन देखने के लिए एक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट में क्या हुआ, एक उसी का मेंबर, इसका समझिए कि भारत सरकार का एक मंत्री हो गया, ऐसे समझिए। ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, इसका कोई एक मेंबर को, और यहाँ पे एक भारत समझ लीजिए। ठीक है, तो भारत का शासन जो चलेगा उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, उसका जो करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा उसका, वो करेगा ये, और ये रिपोर्ट किसको देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। हमारे यहाँ क्या होता है, एक विदेश मंत्रालय है, तो विदेश मंत्रालय में क्या होगा? विदेश मंत्री होगा, और वो रिपोर्ट किसको करता है? लोकसभा को। करता है कि नहीं करता है? तो उसी प्रकार जो ये था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मेंबर था, एज आप MP समझ सकते हैं, और वो किसके पूरे रिपोर्ट रखता था? भारत का शासन कैसे चल रहा है, और किसको रिपोर्ट देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब इसे इतना बड़ा देश कैसे चलाना है, क्या क्या हो रहा है, पूरे रिपोर्ट यदि देना है, तो कुछ तो इसके पास बर्डन ज़्यादा हो गया, पूरे देश को संचालित करना है। तो क्या किया गया? काउंसिल ऑफ इंडिया,
15 मेंबर्स का एक सदस्य बनाया गया, एक मेंबर बनाया गया, मतलब कि एक 15 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं इसको, 15 मेंबर्स इसको रहेंगे और उसका हेड कौन रहेगा? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव उसका एक हेड रहेगा, ठीक है। और ये जो 15 मेंबर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं 15 मेंबर्स हैं, वो इसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, किस में? शासन को संचालित करने में इसको मदद करेंगे, ठीक है। कौन? काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 15 मेंबर्स का जो बना, वो संचालित करने में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, भारत सचिव को मदद करेंगे, काम काज में मदद करेंगे, ठीक है, कार्य में। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मदद के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, काउंसिल ऑफ इंडिया एक है वो, उसके पूरे टोटल मेंबर्स, और ये जो मेंबर का जो हेड है, उसके ऊपर जो है न्यायालय, मतलब न्याय कोई भी गलत काम करता है यदि, तो उसके खिलाफ क्या होगा कि न्यायपालिका आप जा सकते हैं। ब्रिटेन में भी आप उसके खिलाफ केस कर सकते थे और भारत में भी केस कर सकते थे उसके खिलाफ, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए, हमारे देश में एक है फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, तो इसका एक मिनिस्टर होता है, और मान लेते हैं कि 15 इसके मेंबर्स हैं जो मिनिस्टर साहब को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं काम में। तो मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी हम केस कर सकते हैं, और ये 15 जो मेंबर्स इसके हैं उनके खिलाफ भी हम केस कर सकते हैं। और कहाँ केस कर सकते हैं? ब्रिटेन में भी केस कर सकते हैं और भारत में भी केस कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या, ये 1861 है, 1892 अभी जस्ट पढ़ा है, 1858, ठीक है। आइए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या कहा गया है। वायसराय के 2 काउंसिल थे, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे है, वायसराय के 2 काउंसिल थे। मैंने क्या बताया कि 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो वायसराय के 2 काउंसिल थे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वायसराय के 2 काउंसिल, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वायसराय की काउंसिल, 2 काउंसिल थे। कौन कौन थे? जैसे आज हमारे यहाँ क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। तो जो लोग मंत्री होते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव में हो जाते हैं। हमारे पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं? 545। लोकसभा में तो 545 हैं, लेकिन सभी तो मंत्री नहीं है, सभी तो सरकार नहीं बनाते हैं। जो लोग सरकार में होते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव हो गए, और बाकी सब क्या हो गए? लेजिस्लेटिव, सभी मिलकर कानून बनाते हैं। तो वायसराय के 2 काउंसिल थे, एक लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो कानून का पालन करवाता है, ठीक है। तो उसके 2 काउंसिल हो गए, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। इंडियन को जैसे 1858 में क्या हुआ, जब क्रांति हुई, तो इतने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को भी स्थान दिया गया, मतलब उनको क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंटेशन उनका भी कहा गया कि नहीं, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपका भी मतलब क्या है, आप भी बैठिए, उनको भी लाया गया। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि जब 1858 की क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों को मालूम हो गया कि जब तक भारतीयों का साथ नहीं लेंगे तब तक इस देश में हम शासन नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर सपोज मान लेते, ऐसे देखिए, किसी भी एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, और इस क्षेत्र के लोग उस शासन में अगर इन्वॉल्व नहीं हैं, इस क्षेत्र के लोगों पर आप शासन कर रहे हैं और इस क्षेत्र के लोग इस मतलब सरकार में नहीं हैं, तो विद्रोह हो जाता है। कहीं भी देखिए, बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं या यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं, वो मतलब आस पड़ोस के हो सकते हैं स्टेट का, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार का मुख्यमंत्री है और वो रहने वाले तमिलनाडु के हैं। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। मतलब उस क्षेत्र के हैं तो उस क्षेत्र का आप क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखिए 1858 की क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि जब तक भारतीयों का साथ नहीं लेंगे तब तक इस देश में हम शासन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों का स्थान दिया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होगा, कानून मतलब विधायिका, ठीक है। तो कानून बनाने में इसमें भारतीयों का साथ दिया। एग्जीक्यूटिव में नहीं दिया गया, लेजिस्लेटिव में दिया गया। आगे देखिए,
उसमें था एक ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। क्या है दोनों? ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल में जो होगा, जो मतलब आएंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये लंदन में बैठता है। ठीक है, ऑफिशियल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा क्या होगा? नियुक्ति होगा। और नॉन ऑफिशियल में वायसराय के द्वारा, क्योंकि भारतीयों को लेना है। भारत में कौन अंग्रेजों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कर रहा है? वायसराय। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में है। तो इसमें जब ऑफिशियल को लिया गया, सॉरी नॉन ऑफिशियल में भारतीयों को लिया गया, तो उन्हीं भारतीयों को लिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, नॉन ऑफिशियल को, जो अंग्रेजों को क्या थे? समर्थन करते थे। उसमें थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर। इन तीनों को रखा गया। और इन तीनों जो थे अंग्रेजों के क्या कर सकते हैं आप? चाटुकार कह सकते हैं, उनका हाँ में हाँ मिलाने वाले कह सकते हैं। तो इन्हीं लोगों को इसमें रखा गया। ठीक है, प्रोविंसेस जो थे हमारे, जैसे मद्रास, बम्बई, तो प्रोविंसेस को भी लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। आप देखेंगे कि 1773 के बाद सेंट्रलाइजेशन आपको दिखेगा कि जो दिल्ली का जो शासन है, सॉरी मतलब जो बंगाल जो है, गवर्नर जनरल आता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएगा, फिर वायसराय आएगा। तो 1858 तक ऐसा लगेगा कि सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, एक के पास सारी शक्ति और बाकी उसके सभी अधीन हो जा रहे हैं। लेकिन 1861 में लेजिस्लेटिव को भी पावर दिया गया, क्योंकि इससे पहले क्या था कि लेजिस्लेटिव के लिए जितने भी कानून बनते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास बनते थे। ठीक है, और यानी हो गया कि इसका मतलब हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक लेजिस्लेटिव पावर हो गया प्रोविंसेस के लिए भी, और प्रोविंसेस सिर्फ क्या हुआ? एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, तो इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हमारे देश में, आप कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंटर के पास सारी ताकत नहीं है, कुछ स्टेट के पास भी है, कुछ जैसे हमारे यहाँ लिस्ट है, केंद्र सरकार की सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य बनाती है। विशेष परिस्थिति होती है, विशेष परिस्थितियाँ में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा, तो उसके बाद जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में क्या होता है? दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो हमारे यहाँ एक डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर किसी एक के पास नहीं, सबका बटा हुआ है। ठीक है, तो जब पावर आप बांट रहे हैं प्रोविंसेस के पास, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसको हम कहें कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया 1861 में। ठीक है, अब देखिए नए लेजिस्लेटिव भी बनाए गए। पहले लेजिस्लेटिव जैसे प्रोविंसेस कौन थे? फर्स्ट में तो बंगाल है, फिर मद्रास है, बम्बई है, लेकिन और बनाए गए। पंजाब में भी प्रोविंसेस बनाए गए। ठीक है, तो प्रोविंसेस का और बढ़ाया गया। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बना उसमें मेजोरिटी आप कह सकते हैं, बहुमत हमेशा ऑफिशियल का होता था, नॉन ऑफिशियल का नहीं। मतलब आप देखिए कि अगर कहीं भी अगर किसी भी चीज़ को अगर पास करना है, 10 में रखना है, 10 मेंबर है, तो मेजोरिटी इसको कितना चाहिए? 6। सिंपल सी बात है, 5 रहेंगे तो बराबर हो जाएगा, एक ज़्यादा रहेगा तो क्या हो गया? मेजोरिटी उसके पास हो गया। लेकिन अगर 10 हैं और 3 भारतीयों को रखा जा रहा है और 7 अंग्रेजों को रखा जा रहा है, मतलब ये नॉन ऑफिशियल हो गए और एक हो गया ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजोरिटी नहीं था, मेजोरिटी किसका था? ऑफिशियल का। आगे देखिए, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पावर मिल गया। यही सबसे 1861 में अगर कहीं आपसे कुछ पूछा जाए तो एक ही सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय के पास किस अधिनियम के तहत आया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। आप इसे जरूर याद रखें, दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इमरजेंसी के दौरान, आज भी हमारे देश में क्या होता है, जब लोकसभा राज्यसभा संचालित नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी करें 123 के तहत। आगे मैं जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति और सिर्फ 6 मंथ रह सकता है, मतलब उसका जो वैलिडिटी आप कह सकते हैं, वैलिडिटी कितना हो गया? 6 मंथ्स, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए, तो अगर 1861 में कहीं पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत आया? तो आप याद रखिएगा 1861 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1892, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। हम लोग ये क्या पढ़े? 1861, 1861 के बाद 1892।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या को बढ़ाया गया, मतलब पहले क्या था, पहले संख्या कुछ कम थे लेकिन अब संख्या को बढ़ाया गया, मतलब कि भारतीयों को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या को बढ़ाया गया। उनको प्रतिनिधित्व तो मिल गया 1861 में ही, लेकिन संख्या उतना नहीं थी, लेकिन अब संख्या को बढ़ाया गया 1892 में और बढ़ाया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकी संख्या को क्या किया गया, भारतीयों को मतलब नॉन ऑफिशियल को संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव में कानून बनता है और उसी में बजट भी पेश होता है। तो भारतीयों को बजट पर चर्चा करने के लिए अनुमति मिल गया। ठीक है, मतलब उनको अधिकार मिल गया कि बजट पर आप चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोट का अधिकार, नो वोट, बजट पर आप चर्चा कर सकते हैं पर उसके अगेंस्ट में आप वोट नहीं कर सकते हैं। देखिए अंग्रेज इतने चतुराई से मतलब एक एक नियम लाएंगे ना, लगेगा कि मतलब कैसे देश को गुलाम बनाते हैं और पकड़ उस पर और कर लेते हैं, इतना पकड़ कर लेते हैं कि वो तकरीबन लगभग 200 सालों तक राज करते हैं। अब देखिए तो नो वोट, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था कि ये क्या है कि देश के हित में है या नहीं है। अब आगे देखिए इसमें क्या है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल में नॉन नॉमिनेट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसमें देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, प्रोविंसेस के भी काउंसिल थे और वायसराय जो था और उसके दो काउंसिल थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ कि नॉमिनेट को भी कुछ को किया गया और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन भी किया गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जैसे हमारे संविधान सभा भी पार्शियली आपको नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्या हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो नॉमिनेट भी किया गया उसमें और कुछ को इनडायरेक्ट इलेक्ट भी किया गया। आइए देखते हैं क्या। और ये जो सुझाव आया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप क्या कीजिए, कुछ लोगों का चुनाव कीजिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में, तो इनडायरेक्ट रूप में जो यहाँ पे जो इन लोगों को भेजा जाएगा वो कहाँ से भेजा जाएगा, प्रोविंसेस काउंसिल जो थे वहाँ से उन लोगों को भेजा जाएगा। जैसे आज हमारे यहाँ क्या होता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, तो कहाँ से भेजा जाता है, विधानसभा से भेजा जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, वोट देते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में। तो उसी प्रकार जो सेंट्रल काउंसिल जो था उसमें किसी को व्यक्ति को बैठाना है सेंटर पर, तो कहाँ से जाएगा, प्रोविंसेस काउंसिल से। वहाँ से क्या होता था कि इलेक्ट होता था, इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट हो रहा था, कहाँ से होगा, तो प्रोविंसेस से होता था। बंगाल चेयर ऑफ कॉमर्स ये सब के सुझाव पर क्या किया गया, ये किया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रोविंसेस में भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में नियुक्ति, प्रोविंसेस थे उसमें भी नियुक्ति किया गया भारतीयों को। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी भारतीयों को नियुक्त किया गया। और देखिए, और इसमें जो नियुक्त किया गया, जैसे आप देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल में जो नियुक्ति हो रहा है वो प्रोविंसेस के द्वारा हो रहा है, प्रोविंशियल जो काउंसिल है उसके द्वारा हो रहा है। अब जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसमें किसके द्वारा हो रहा है, तो उसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा हो रहा है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। ठीक है, जमींदारों के सुझाव पर हो रहा है। नॉन ऑफिशियल को क्या आ रहा है, मतलब भारतीयों को उसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो आप एक बार देख लें। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसका नाम दिया गया मार्ले मिंटो एक्ट। अब मार्ले कौन है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव। ठीक है, मिंटो कौन है, वायसराय ऑफ इंडिया। 1909 उस समय भारत के वायसराय मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मार्ले। ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव का साइज बढ़ा दिया गया। उसका मतलब साइज बढ़ा दिया कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें जो मेंबर्स थे उनकी संख्या को और इंक्रीज किया गया। ठीक है, अब देखिए जो मैं बता रहा था कि प्रोविंसेस और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उन सभी में नॉन ऑफिशियल को मेजोरिटी नहीं दिया गया, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि ऑफिशियल को मेजोरिटी दिया गया। ठीक है, लेकिन 1909 में किया गया कि जब आंदोलन देखिएगा, इसका हर जो एक्ट होगा उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बिना कुछ ना कुछ एक्ट ऐसा नहीं होगा। तो उसमें क्या किया गया, जब आंदोलन और तेज होने लगा तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में क्या किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल थे, मतलब जो भारतीय थे, उनको मेजोरिटी दिया गया, उनका बहुमत दिया गया, उनको बहुमत में रखा गया। परंतु सेंट्रल लेजिस्लेटिव था
उसमें जो है ऑफिशियल का ही मेजोरिटी रहा, बहुमत उन लोगों का रहा। ठीक है, अब देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में तो नॉन ऑफिशियल को बहुमत दिया गया, पर सेंट्रल में नहीं दिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीयों का स्थान मिला। मैं बताया 1861, यहाँ देखिएगा गौर से, 1861 मैंने बताया, 1892 बताया। ठीक है, इन सभी में जैसे 1861 इसमें क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों काउंसिल थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी। लेकिन भारतीयों को जब स्थान दिया गया, मतलब भारतीयों को रखा गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं। हमारे यहाँ आज भी होता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव में स्थान दिया गया भारतीयों को, पर एग्जीक्यूटिव में नहीं। लेकिन 1909 का एक्ट आप देखिएगा तो भारतीयों को एग्जीक्यूटिव में भी क्या किया गया, स्थान दिया गया। और सिर्फ प्रोविंसेस में ही नहीं, सेंट्रल में भी, सेंट्रल के भी जो वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें भी भारतीयों को स्थान दिया गया। और जो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये पूछा जाता है कि कार्यकारी परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं, लेजिस्लेटिव को विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थे, जो कार्यपालिका, तो उसमें जो है सत्येंद्र नाथ सिन्हा को रखा गया एज ए लॉ मेंबर, आप कह सकते हैं। ठीक है, कानून के मतलब जानकार थे। फिर जो 1909 का जो कहा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट तो कहा जाता है, उसके साथ साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का भी बढ़ावा दिया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया गया क्योंकि आंदोलन जो होगा वो तेज होने लगा भारतीय स्वतंत्रता के लिए। अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, क्योंकि वो हमारे देश के नहीं है और हमारे देश को लूट रहे हैं, और जो हमारे देश का है वो हमारे देश पर शासन नहीं कर रहा है, और जो हमारे देश का नहीं है वो हमारे देश पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो जब भारतीय लोगों के जब आंदोलन तीव्र हुआ तो उन्होंने सोचा कि आंदोलन को कैसे ब्रेक किया जाए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आप 5 लकड़ी, आप सुने होंगे स्टोरी कि एक गठर है, उसमें 5 मान लेते हैं, ऐसे देखिए 5 है, 5 मान लेते हैं, यहाँ पे मार्कर रहेगा। एक साथ ब्रेक करना, एक साथ तोड़ना पॉसिबल नहीं है, पर सबको अलग अलग कर देंगे तो 1 बाय 1 कर हम ब्रेक कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जब भारतीय सब एक होने लगे और आंदोलन को तीव्र होने लगा स्वतंत्रता के लिए, यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि इन सभी को अलग कर दो, और 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको आप समझिए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले का नाम मान लेते हैं कि रामपुर है, या कोई गांव है, गांव का नाम हो गया। अब इस गांव में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और 100 लोग रह रहे हैं और 4 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध और लोग भी रहते हैं। अब इसमें कहा गया कि कोई एक मेंबर खड़ा होगा, उसका चुनाव सिर्फ हिंदू करेंगे। मतलब हिंदू अगर खड़ा हो रहा है कोई मेंबर, तो उसका जो वोटर होंगे वो सिर्फ हिंदू होंगे। मुस्लिम खड़ा होगा तो सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, सिख खड़ा होगा तो सिर्फ सिख वोट करेंगे। आप देखेंगे कि शुरू में तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया कि मुसलमानों तक ही सीमित रखा। उसके बाद 1919 में देखिएगा आप महिलाओं तक भी बढ़ा दिया जाएगा, 1935 में महिलाओं तक बढ़ा दिया जाएगा। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जिस धर्म से वो व्यक्ति आता है, जिस संप्रदाय से वो व्यक्ति आता है, उसी संप्रदाय के लोग उसको इलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हिंदू खड़ा होता है तो मुस्लिम भी वोट देते हैं, सिख भी वोट देते हैं, जैन भी देते हैं, बौद्ध भी देते हैं। कोई हिंदू खड़ा होता है तो सभी वोट देते हैं, मुसलमान कोई खड़ा होता है तो सभी लोग वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा हम लोग क्यों किए ऐसा, इसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा। मैं आपको 1773 से पढ़ाते आ रहा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से मैं बताता रहूँगा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक्ट जो लाया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा। तो आप देखेंगे तो 1906 में दिख रहा होगा, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। मुस्लिम लीग जो है उसका स्थापना होता है 1906 में, और उसके बाद देखिए उन लोगों का मांग होता है तो उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब हिंदू में भी एक अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है।
ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, वन बाय वन कर पढ़ते हैं। दिख रहा होगा जी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहा गया। 1909 को क्या कहा गया था? मार्ले मिंटो एक्ट। तो इसको कहा गया 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू थे, वो क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया गया, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस अधिनियम के थ्रू कहा गया कि भारत पर शासन करना मेरा मकसद नहीं है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आंदोलन और तीव्र होने लगा। ठीक है, तो आंदोलन तीव्र होने लगा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत पर शासन करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा तो मकसद है कि यहाँ एक उत्तरदायी सरकार मैं बनाऊं। तो उत्तरदायी सरकार बनाने का मतलब क्या हुआ? भारतीय लोग ही भारतीय लोगों पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। आज हमारे देश पर क्या होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे देश का ही कोई मुख्यमंत्री किसी स्टेट का बनता है, हमारे देश का ही राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब हमारे देश पर ही हमारे देश के लोग शासन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मकसद क्या है, यहाँ उत्तरदायी सरकार का एक निर्माण करना है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। आगे देखिए, उसमें उन्होंने कहा विषय सूची को अलग किया गया। प्रोविंसेस के लिए मतलब कि एक बड़े बड़े स्टेट होते थे। आज जैसे प्रोविंसेस कहने का मतलब जैसे बम्बई प्रोविंसेस कोई कहे आपसे, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? पूरे उस समय आप समझ सकते हैं कि क्या गुजरात, महाराष्ट्र बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, तो वो बंगाल के अंतर वो बम्बई प्रोविंसेस के अंतर्गत आते थे। तो विषय सूची को अलग किया गया, जो केंद्र में है वो अलग किया गया और जो राज्य में है उसको अलग किया गया। आज भी हमारे देश में क्या होते हैं? सूची बना हुआ है, इस विषय पर केंद्र सरकार सूची कानून बनाती है, इस विषय केंद्र सरकार के सूची पर केंद्र सरकार मतलब कानून बनाती है, मतलब उसका विषय है। जैसे हमारे देश में डिफेंस, पैसा, रेलवे, इन सब किसके हाथ में अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, तो विषय बना दिया गया, केंद्र का विषय अलग कर दिया गया और राज्य का मतलब जो प्रोविंसेस थे उनका विषय अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या द्विशासन। द्विशासन में क्या कहा गया कि द्विशासन तो अलग अलग सब्जेक्ट को उसमें किया गया। रिजर्व्स एक कॉन्सेप्ट ला गया कि रिजर्व सब्जेक्ट मतलब विषय, और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब ये हो गया। रिजर्व का मतलब आरक्षित और ट्रांसफर का मतलब क्या था? स्थानांतरित। रिजर्व का मतलब आरक्षित और ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? रिजर्व का मतलब आरक्षित और इस क्या हुआ? स्थानांतरित। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट को जब अलग अलग डिवाइड किया गया तो आप गौर कीजिए, रिजर्व सब्जेक्ट में कौन सा मतलब रखा गया टॉपिक, कौन सा पॉइंट रखा गया, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक रखा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? रिजर्व सब्जेक्ट में ऐसा टॉपिक रखा गया जिसके थ्रू आप तानाशाह कर सकते हैं। तो रिजर्व सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि एक तानाशाही के मतलब एक लाया गया, क्योंकि आंदोलन तीव्र हो रहा है आज़ादी के लिए, तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाएगा ना, क्योंकि आंदोलन तीव्र ना हो, हम ज़्यादा दिन तक शासन करें। और इसमें क्या तानाशाही नहीं चल रहा था। अब कैसे हुआ? नियम कानून पर पूरा हक गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव को है। अब आप समझिए, कानून बनाना लेजिस्लेटिव का काम है और यहाँ कानून कौन बना रहा है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा बनाए गए कानून के लिए लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह नहीं है। अब ऐसे सिंपल से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है, हमारे देश में लेजिस्लेटिव है। जो सरकार बनाए वो समझिए सिंपल सा फंडा है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव समझने में यदि ज़्यादा आपको मतलब कि दिक्कत होता है तो सिंपल से समझिए कि जो भी सरकार बनाया है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आ गया, और जो सरकार बाकी सभी आ गए उसमें सरकार भी आ जाती है, तो उसमें क्या हो गया? आप समझिए कि लेजिस्लेटिव होगा। अब एग्जीक्यूटिव जैसे आप अभी सरकार समझिए मोदी सरकार है, ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो कोई सड़क बना या नहीं बना या कुछ भी प्रॉब्लम है या विदेश से है, तो और भी मंत्री लोग हैं जो विपक्ष ओपोजिशन लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। तो किससे पूछते हैं? एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछते हैं ना। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकता है। और यहाँ क्या है?
एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में जो है वो एग्जीक्यूटिव से सवाल ही नहीं पूछेगा आपने ये जो किया वो सही किया या नहीं किया, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सही है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके प्रति मतलब कोई जवाबदेह नहीं है। अब आप समझिए कि लेजिस्लेटिव में कौन है, प्रोविंसेस में जो है एग्जीक्यूटिव में जो पावर ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन मेजोरिटी तो यहाँ इंडियन का है। पर उसने कहा कि नहीं, तुम्हें सीधा मतलब अलग कर देते हैं, इसमें पुलिस सब्जेक्ट रखेंगे, कहीं भी कुछ होगा, कोई भी आंदोलन करेगा, तीव्र करेगा अपने आज़ादी के लिए, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, बिना मतलब किसी को जेल में डाल देंगे। ठीक है, कितने दिन तक उसको जेल में क्या करेंगे, सड़ा देंगे, कोई उसको जुडिशरी का क्या होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर लेजिस्लेटिव के प्रति उसको जवाब देना होता तो यहाँ तो इंडियन थे, उसको क्वेश्चन पूछते, काउंटर क्वेश्चन पूछते, लेकिन कहा कि नहीं, इसको झंझट ही खत्म कर दो। और उसमें सब्जेक्ट कौन रखा, पुलिस। अब आप समझिए अब क्या होता है कि किसी भी तरीके से मनमानी तरीके से प्रशासन अरेस्ट कर लेती है, तो आप देखते हैं कि हंगामा हो जाता है, विधानसभा हो या फिर पार्लियामेंट हो, लोकसभा राज्यसभा में हंगामा हो जाता है कि बिना मतलब के सरकार क्या हो, डिक्टेटरशिप हो गई, सरकार किसी को अरेस्ट कर ले रही है। तो वहाँ पे क्या हो गया, सरकार को जवाब देना पड़ता है कि नहीं ऐसे बात नहीं है। और वहाँ पे क्या रहा है कि यहाँ जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट विषय थे, टॉपिक थे, वो सभी को रिजर्व कर लिया, और बाकी सब जितने थे, जैसे एजुकेशन हो गया, आप देखिए कौन इसमें क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें, कोई नहीं पूछेगा। तो तानाशाही इसमें चल सकता है, इसमें तानाशाही चल सकता है, इसमें तानाशाही नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जवाब देना होता है। आज तानाशाही नहीं चल सकता है क्योंकि आपको जवाब देना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया। आगे इसमें है वायसराय के एग्जीक्यूटिव में 6 मेंबर को, मतलब जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थे और वायसराय के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों थे। तो पहले तो लेजिस्लेटिव में भारतीयों को स्थान मतलब कि दिया गया रिप्रेजेंटेशन उनका, कहा गया कि नहीं आप भी आइए, इसमें कानून के निर्माण में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि नहीं एग्जीक्यूटिव में भी आइए। तो एग्जीक्यूटिव में 3 इंडियंस को रखा गया और 3 ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों को रखा गया। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता था कि एग्जीक्यूटिव का मेंबर जो है कमांडर इन चीफ बन सकता है। अब एग्जीक्यूटिव का मेंबर जब कमांडर इन चीफ बन सकता है, तो कोई भारतीय एग्जीक्यूटिव का मेंबर है सदस्य है, तो क्या वो कमांडर इन चीफ बन सकता है? नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, कमांडर इन चीफ जो है वो भारतीय नहीं बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बनेगा, क्योंकि सेना के द्वारा ही तो आप किसी भी देश पर शासन कर रहे हैं, और सेना को ही उस देश के लोग अगर संचालित करेंगे तो फिर आपके पास रह क्या जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ जो है वो ब्रिटेन का ही आदमी बनेगा, वो भारतीय नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मैंने 1909 में क्या बताया, मार्लेमेंटो में बताया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, हिंदू को सिर्फ हिंदू सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम, सिख को सिर्फ सिख, उसको कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक पॉइंट में जो जिस धर्म का है, जो जिस पंथ का है, जो जिस मजहब का है, उसी मजहब के लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित था 1909 तक। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद बढ़ा दिया गया। उसके बाद कहाँ तक कर दिया गया, उसके बाद आप देखेंगे तो सिखों के लिए कर दिया गया, क्रिश्चियन के लिए भी, मतलब सिखों में भी तो सिख को भी तोड़ दिए। अब सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना देश के लिए क्या कर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए, और यहाँ सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है अंग्रेज। ठीक है, तो वो इसका एक ही मकसद था कि किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन जो है फ्रीडम फाइटर्स के बीच डिवाइड किया जाए, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस, मतलब क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जैसे आप कह सकते हैं, पंथ, इन सभी के आधार पर, जातिवाद के आधार पर भी तोड़ा दिया गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोविंशियल को बजट बनाने का छूट दिया गया। आज जैसे क्या होता था कि प्रोविंशियल, यहाँ पे बंगाल है और बंगाल के नीचे बम्बई और बंगाल के नीचे मद्रास आते थे, प्रोविंसेस 2 थे। अब यहाँ पे गौर कीजिए, आप जितना भी पैसा का काम होगा, बजट बनाने का काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल बनाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगा। ठीक है, और ये इनका जितना पैसा की जरूरत होगा वो क्या है, इनसे मांगेंगे और इसके थ्रू इसको पैसा मिलेगा। ऐसे समझिए कि अगर केंद्र सरकार में, केंद्र में सेंटर है, हमारे यहाँ अलग अलग 28 अभी स्टेट्स हैं, तो सिर्फ बजट बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं रहा, अब सभी स्टेट को है। आप देखते हैं
बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, झारखंड सरकार अपना अपना बजट पेश करते हैं, केंद्र सरकार भी बजट पेश करती है। तो दोनों के बजट बनाने का अलग अलग है, अधिकार है, उनका राइट है, ठीक है। तो उसी प्रकार कहा गया कि प्रोविंसेस को भी, जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सभी का अधिकार है कि आप अपना बजट बनाएं, क्या खर्चा, कितना आपके पास मतलब रेवेन्यू है, कितना आपके पास आमदनी है, कितना खर्चा, बजट में ही ना होता है कितना आमदनी कितना खर्चा। इससे पहले क्या होते हैं, ऐसे पहले इसके पास जाइए बंगाल के पास और कटोरा लेके पैसा मांगिए, यही सिस्टम था, लेकिन उसके बाद चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब 1919 में हुआ तो एक लाया गया कि 10 साल बाद ये जो हम ला रहे हैं अधिनियम, इसका कितना, ये तो खैर लागू नहीं हो पाता है, रिजर्व सीट वाले कॉन्सेप्ट नहीं लागू हो पाता है। यहाँ पे देखिएगा आप, तो 10 साल के बाद एक कमीशन बैठाया जाता है, इसमें कहा जाता है कि 10 साल बाद इसका हम करेंगे, जांच करेंगे कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ। तो वही जो 10 साल के बाद आता है साइमन कमीशन आता है, लेकिन साइमन कमीशन को आना रहता है 1929 में। क्यों? क्योंकि 10 साल आप ऐड कीजिएगा 1919 में तो 1929 हो जाएगा, लेकिन कब आ जाता है 1927 में। अब एक चीज और देखिए, ये इन लोग इतना ही तक नहीं रुके, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में इन लोग इतना ही तक नहीं रुके, SC/ST में भी करने लगे। तो आप देखिएगा कि राउंड टेबल होगा। राउंड टेबल क्यों होगा? राउंड टेबल आखिर होगा क्यों? जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसका हिस्ट्री का जब भी कॉन्सेप्ट होगा। आप आर्टिकल 17 पढ़ेंगे, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, तो भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा अनटचेबिलिटी का। तो उसी प्रकार कम्युनल अवार्ड कहा गया, तो जब बढ़ाया गया तो बापू इसका आंसर में कर देते हैं। अरे बापू भी कम्युनल जो क्या है राउंड टेबल जो है, जिसको हम लोग गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, तो इसी के लिए तो जाते हैं कि भारत में देखिए ऐसा मत कीजिए, आप जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सांप्रदायिक जो आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं वो गलत है, इसी को तो मनाने जाते हैं। और जब अंग्रेज नहीं मानते हैं तो बापू यरवदा जेल में क्या करते हैं, अनशन कर देते हैं। फिर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत क्या कर दिया जाता है, SC/ST के लिए रिजर्व सीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन राउंड टेबल। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भारत शासन 1935। जैसा कि मैंने अभी तुरंत क्या बताया था, 1919 का एक्ट, उसके बाद 1935 का एक्ट आया। ये जो एक्ट है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम, ये हमारे संविधान में, यानी संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। क्योंकि इससे देखिए 200 तकरीबन 200 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, बहुत सारे पार्ट इससे लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो 1935 का पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कि 1935 एक्ट में कौन कौन से अधिनियम थे। आइए 1 बाय 1 कर पढ़ते हैं। पहला था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ मतलब एक प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार किया गया। तो अखिल भारतीय संघ बनाया गया और उसके तहत क्या किया गया, देखिए सॉरी, इसमें अखिल भारतीय संघ बनाया गया, ठीक है। फिर इसमें 3 सूचियाँ लाया गया, 3 सूची में क्या हुआ, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि अवशिष्ट शक्ति जो है, जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में यदि नहीं लिखा है तो वो किसके पास हो जाता है, केंद्र सरकार के पास। तो उस समय 1935 में स्ट्रॉन्ग कौन था, केंद्र के रूप में कौन काम कर रहा था, वायसराय। तो अवशिष्ट शक्ति वायसराय के पास चले जाते थे, ठीक है। अब देखिए, प्रांतों, चीफ कमिश्नर एवं देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया गया। आज भी क्या होता है, स्टेट के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ मांग करें तो भी भारत सरकार बनाती है अखिल भारतीय संघ जो है 312 के अनुच्छेद के तहत। तो उस समय थे प्रांत, चीफ कमिश्नर और देशी रियासत। इसमें क्या हुआ कि वर्मा को भारत से अलग किया गया। कभी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि वर्मा को भारत से कब अलग किया गया, वर्मा मतलब म्यांमार को, तो 1935 में। उस समय अलग क्या किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब दोनों जगह की इसका शासन था, अंग्रेजों का। अब देखिए 11 राज्य, 6 इसमें 11, उस समय 11 राज्य थे, 6 में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया। क्या होता है, आज भी हमारे क्या है, अगर राज्य स्तर पर देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, अगर तीनों को मिला देते हैं तो विधानमंडल क्या होता है,
विधानमंडल या फिर संसद देखते हैं, संसद। तो संसद दोस्तों क्या होता है, लोकसभा, शॉर्ट लिख देते हैं, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को मिलाकर क्या बनता है, संसद। तो उस समय जो थे 11 राज्य थे, तो 6 में द्विसदनीय, यहाँ पे हमारा संसद क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। एक लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा इसको अपर हाउस कहते हैं। तो द्विसदनीय व्यवस्था इन बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में लाया गया। ठीक है, अब देखिए इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई 1919 में, या पहले में भी क्या था, भारत परिषद एक स्थापना किया गया था प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, देख रेख करता था इंग्लैंड में। अब देखिए प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। प्रांतों में क्या होता था, द्वैध शासन, यहाँ पे क्या होता, गवर्नर चला रहा है और चुनी हुई सरकार भी है, तो द्वैध शासन यहाँ पे समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अब ऐसा क्यों किया गया, प्रत्येक एक्ट आप देखेंगे तो उसमें बदलाव किया जाता है और बदलाव उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जैसे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दें, 1909 में दोस्तों, 1909 में क्या होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब हिंदू को हिंदू सेलेक्ट करेगा, मुसलमान को मुसलमान सेलेक्ट करेगा, मतलब वोट देगा, ईसाई को ईसाई सेलेक्ट करेगा। लेकिन इसके पीछे हिस्टोरिकल आप जाइए तो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और 1909 में देखिए क्या हुआ। तो अब जैसे जैसे आंदोलन होने लगा तो उस हिसाब से अंग्रेजों ने समझा कि वो अब इस देश में राज करना है तो भारतीयों को साथ लेकर राज करो। तो उसके लिए क्या है, उत्तरदायी सरकार का मतलब कि होगा कि यहाँ के लोग ही यहाँ के लोगों पर शासन करेंगे। पावरफुल तो उनके पास ज़्यादा नहीं रहेगा, सेंटर का पावर उनके पास ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन राज्य के पास जो पावर है उसका भरपूर उपयोग भारतीय लोग ही करें ताकि हमारा सत्ता क्या है यहाँ पे बचा रहे। ठीक है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन का अंत कर दिया जाता है इसके तहत। ठीक है, अब देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मैंने पीछे क्या बताया, 1909, 1919 में, 1909 में पहली बार आता है मार्ले मिंटो, फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मार्ले मिंटो को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अभी मैंने जैसे बताया था 1906 में बंगाल लीग का मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ और 1909 में क्या आ गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। लेकिन यहीं तक अंग्रेज नहीं रुके, 1935 में उन्होंने क्या कर दिया गया कि इस व्यवस्था को दलितों और महिलाओं तक बढ़ा दिया गया। अब दलितों तक क्यों बढ़ाए, देखिए उस समय क्या हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन, और देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर भी इसमें भाग लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़े दलितों के लीडर होते हैं, तो उन्होंने मांग किया तो उन्होंने वहाँ तक बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है कि गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, तो फिर आरक्षण का व्यवस्था जो कॉन्सेप्ट आगे आता है, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। फिर लोक सेवा, मैंने बताया था कि प्रशासनिक इसमें इतना सुधार किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रशासनिक सुधार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लोक व्यवस्था जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, केंद्र राज्य स्तर पर, दोनों मतलब मिलाकर कैसे, आज हमारे यहाँ होता है ना सेपरेशन ऑफ पावर, तो पावर का कैसे किया, जैसे केंद्र सरकार अलग अपना पावर का उपयोग करती है, जैसे नोट छापना है तो केंद्र सरकार के पास है, पुलिस व्यवस्था है तो राज्य सरकार के अंडर आता है। तो लोक व्यवस्था में केंद्र के लिए, राज्य के लिए, या दो या दो से अधिक अगर राज्य एक साथ मांग करें तो भी क्या किया जाएगा, एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाया जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या हुआ, संघीय न्यायालय का बात कहा गया कि संघीय न्यायालय का स्थापना होगा, जिसका स्थापना 1937 में होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और देखिए RBI की स्थापना होती है, इसी एक्ट के तहत क्या होता है, इसी में क्या होता है, RBI की स्थापना होती है 1935 में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे इसमें देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो कहा गया 1935 के बाद जो, तो उसमें क्या कहा गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जैसे सरकारें बदलती हैं तो रिलेशन, काम करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कुछ लमसम टोटली नहीं बदलता है, लेकिन विचारों से कुछ कुछ बदलाव होने लगता है। तो उस समय क्या हुआ कि चुनाव हुआ ब्रिटेन में, और क्लीमेंट एटली दोस्तों वहाँ के PM बने, और वो लेबर पार्टी से थे। ये थोड़ा उदारवादी थे, लिबरल थे। तो इन्होंने क्या किया कि 20 फरवरी 1947 की घोषणा की। 20 फरवरी 1947 की उन्होंने घोषणा की दोस्तों कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश राज, मतलब भारत पर जो शासन कर रहा है ब्रिटेन, उसका समाप्ति हो जाएगा
और भारत क्या होगा, एक डोमेनियल स्टेट बन जाएगा, भारत और पाकिस्तान। सॉरी, यहाँ पे विभाजन की बात नहीं हुई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 30 जून से पहले 3 जून को एक और घोषणा हुई। उसमें कहा गया कि जो संविधान बना है, संविधान सभा द्वारा, जो देखिए दोस्तों, संविधान सभा जो 1946 में बैठी 9 दिसंबर 1946 को, और जो संविधान का बना रही है, निर्माण कर रही है संविधान का, तो उन्होंने 3 जून को घोषणा किया कि कुछ जैसे देशी रियासतें होंगे, क्या होंगे, वो अपने स्वतंत्र हैं, जो ब्रिटेन जिस पर राज करेगा वो भी स्वतंत्र हैं, जो मतलब भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिलें। 3 जून को ही विभाजन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया था, और जो माउंट बेटन भेजा गया था, वायसराय के रूप में किन्हें भेजा गया था, लॉर्ड माउंट बेटन को। तो उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट बनाए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और देश स्वतंत्र। तो उन्होंने कहा कि जिस भी रियासत को, जिसको पाकिस्तान के साथ मिलना है पाकिस्तान के साथ मिल जाए, जिसको भारत के साथ रहना है भारत के साथ रह जाए, और जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रह जाए। मतलब आप देखें तो भारत को एक टुकड़ों में बांट कर जा रहे थे, जाते जाते क्या कर रहे थे, वो भारत को एक टुकड़े में बांट कर जा रहे थे। ठीक है, ऐसा उनके पीछे कहने का एक तर्क था कि जब मैं भारत में आया तो उस समय सभी अलग अलग थे, देशीय रियासतें अलग अलग थे, तो मैं क्यों जोड़ूं, जैसे थे वैसे छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन उस समय की परिस्थितियां, और जब छोड़कर जा रहे हैं उस समय एक क्या है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोग मरे, अपना जान दिए, और आप बिखर कर मतलब एक दूसरे के अलग कर कर जा रहे हैं, तो एक बहुत ही क्या है, उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन भारतीयों के लिए एक दुख की बात है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो आप संविधान को आप थोप नहीं सकते हैं, जो एक्सेप्ट करेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, जो फ्रीडम अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और 30 जून को उन्होंने घोषणा किया था कि ब्रिटेन राज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और अंततः 15 अगस्त दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए। साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया, और पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले, आप जानते हैं। जैसा कि देखिए, मैं एक सिंपल नक्शा बना रहा हूँ दोस्तों, इधर पश्चिमी पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से उन्होंने बांट दिया हमारे देश को। और डोमेनियल स्टेट, डोमेनियल का मतलब क्या होता है, एक सुप्रीम जो पावर होगा, नाम मात्र का, किसी के हाथ में होगा, और आप किसी के यहाँ हैं, मतलब पूर्ण रूप से भी स्वतंत्र नहीं है और पूर्ण रूप से गुलाम भी नहीं है। और लमसम देखा जाए तो डोमिनियल में क्या होता है, स्वतंत्र ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो था एक समाप्त हो गया। इसमें जो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी दोस्तों, उसको मैंने उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आप चाहे तो इसे लिख ले सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि अंतरिम सरकार जो बनी थी, जवाहरलाल नेहरू को परिषद की उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल सदस्य एवं विदेशी मामलों को उनको क्या अध्यक्ष बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि क्या बनाया था, तो खाद्य एवं कृषि इनको विभाग मिला गया था। ठीक है, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिला था। जगजीवन राम जो भारतीय कैबिनेट में एक बहुत बड़ा बहुत ही लॉन्ग टाइम तक इन्होंने मिनिस्ट्री संभाला है, तो श्रम मिला। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मिला था। CH भाभा को कार्य एवं खनन ऊर्जा मिला था। लियाकत अली खान को वित्त मिला था। तो ये सब चीज़ें, सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो को बनाने में 1 घंटा वीडियो आप देखते हैं, उसे कम से कम 3 से 3.5 घंटा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।